गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और खूब मजे में होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए ना, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। सबसे पहले आपके साथ वीडियो का टाइटल शेयर करती हूँ जी। हाउ इंडिया यूरोपियन यूनियन FTA विल डिस्ट्रॉय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान इकोनॉमी। किस तरह इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, उसने बांग्लादेश और पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। अच्छा, इसका असर तो पड़ेगा मुझे लगता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर। उन्होंने कहा कैसे, तो चले जी पहले देखते हैं आज की वीडियो, उसके बाद इस पे बात करते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। पिताजी बनने में लगे हुए हैं। We're going to run the country until such time. We need Greenland for national security. We will tariff and tax foreign countries. इनके बिहेवियर से भारत को भी कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके ऊपर से बांग्लादेश बहुत समय से चौड़ा हो रखा है। Bangladesh now comes out to say no to the matches in India. No World Cup matches in India. आप यहाँ आ जाए। पाकिस्तान जिसके पास कि गांव धोने के लिए पानी नहीं है, उनको गज़ाए हिंद चाहिए। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स के रिस्पॉन्स में भारत ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसमें एक स्टेप से तीनों को काफी अच्छा जवाब मिला है, जिसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। यूरोपीय संघ का नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल हैदराबाद हाउस से सीधी तस्वीरें। We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। India has risen, and Europe is truly glad about it, because when India succeeds, the world is more stable. ये ट्रेड डील 25% ऑफ ग्लोबल GDP और 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड को अकाउंट करेगी। इस ट्रिप के दौरान यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने अपना ओवरसीज इंडियन सिटीजन का कार्ड भी फ्लॉन्ट किया है। बताइए, यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट इंडियन है, अमेरिका की सेकंड लेडी इंडियन है, वर्ल्ड बैंक का चीफ इंडियन है। क्या पता कल को पता चले कि शी जिनपिंग के लकड़ दादा जहानाबाद से चाइना गए थे। लोग कहते हैं कि दुनिया जूस चलाते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही दिख रही है। अब इस ट्रेड डील से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो काफी नाराज है ही। The Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. It's a very sad day for America. लेकिन असली जो लगी वो तो भैया बांग्लादेश की और पाकिस्तान की लगी। एक तो बांग्लादेशियों का क्रिकेट बोर्ड बैठ गया है, अब इनकी इकोनॉमी भी बैठने वाली है। ये साले पाकिस्तान बनना चाहते थे तो पाकिस्तान बन गए। इंडिया के वेस्ट में भिखारिस्तान है और इंडिया के ईस्ट में कंगालिस्तान बनने वाला है। F दबा दीजिए चैट में बांग्लादेश के लिए। तो ये डील कैसे इंडिया को अमेरिका से थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाती है और उसके साथ साथ कैसे इंडिया ने इस मूव से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा अटैक किया है, आइए देखते हैं। दिशाम शर्मा शो। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड। हाँ, तो देखिए, इस पूरे मुद्दे की शुरुआत होती है ट्रंप के एक डिमांड से, They should give me the Nobel Prize. और इस वजह से इन्होंने इतना सारा बखेड़ा खड़ा किया हुआ है। इन द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ जॉनी लीवर, एक केले के लिए इतना झमेला कर रहा तू यार। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन के तहत एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं जो अमेरिका के इशारों पे नाचती है। जनरली क्या होता है कि जब कोई एम्पायर होती है, जब कोई सुपर पावर होती है, उसको पूरी दुनिया पे या अपने एम्पायर पे कंट्रोल करना होता है, तो वो कुछ एलाइज बनाते हैं और उन एलाइज की मदद से वो एक अपने एम्पायर को मेंटेन करते हैं। ट्रंप मानता है कि वो अपने एलाइज के बिना अपनी एम्पायर को मेंटेन कर सकता है और उल्टा अपने एलाइज को बुली करके वो अपने एम्पायर को मेंटेन कर सकता है। इस चक्कर में ट्रंप ने एक बड़ा स्टेप लिया वेनेजुएला में, जब उसने वेनेजुएला में जाके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मडूरो को वहां से उठा लिया। Trump has a sort of fantasy of resource. Vast wealth sitting underneath Venezuela. Take the oil. Keep the oil. Drill, baby, drill. Because I like my oil like I like my politicians. Crude. मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल अमेरिका के कंट्रोल में रातों रात आ गए। ह्यूस्टन जैसी अमेरिकन रिफाइनरीज तक ऑयल पहुंच गया। Oil tanker that was seized by the US near Venezuela may be heading to Houston. ट्रंप ने खुद क्लेम किया है कि लगभग 50 मिलियन बैरल सीज करके अमेरिका भेजे गए हैं, जिसे ओपन मार्केट में सेल करने की प्लानिंग है। We're in the oil business. We're going to sell it to them. इसके साथ साथ अमेरिका ने ट्रेड रूट्स और ऑयल पे कब्जा जमाने के लिए ईरान को भी ओपनली धमकी दी है कि वहां पे भी वो तख्ता पलट करने वाले हैं। अब देखिए, सिचुएशन में फनी बात ये थी कि इस पॉइंट तक जो अमेरिका के यूरोपियन एलाइज थे वो ट्रंप के साथ खड़े थे, अमेरिका के साथ खड़े थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो वेनेजुएला में एक्शन लिया जाएगा, ये जो ईरान में एक्शन लिया जाएगा, इनसे
अमेरिका की ही मदद नहीं होगी बल्कि अमेरिका के एलाइज यूरोप, कनाडा ऐसे देशों की भी मदद होगी। उनके लिए भी फ्यूल प्राइसेस चीप होंगे, उनको भी ट्रेड रूट्स पे एक्सेस मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि ट्रंप को उनके यूरोपियन एलाइज की चिंता ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। अब ट्रंप ने बोला है कि भैया हम ईरान तो लेंगे, हम वेनेजुएला तो लेंगे, लेकिन हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग ग्रीनलैंड पोटेंशियली 31 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड इक्विवेलेंट रिसोर्सेज वहां पे एस्टिमेट किए गए हैं। उसके साथ साथ 2018 में चाइना ने ग्रीनलैंड के साथ रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन के लिए डील साइन की थी, जिसकी वजह से चाइना ने रेयर अर्थ मार्केट पे इतना शिकंजा जमाया हुआ है। तो अब यूएस उस रेयर अर्थ मार्केट को चाइना के चंगुल से छुड़ाना चाहता है। But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. इनफैक्ट ट्रंप सिर्फ ईयू को ही धमकियां नहीं दे रहा, ट्रंप तो कनाडा को भी मजाक में 51st स्टेट बोलता रहता है और बोलता है कि भाई एक ना एक दिन तो कनाडा को अमेरिका में जुड़ना ही है। तो ईयू जिनको लगा कि भैया ये तो भाई वेनेजुएला को अटैक करेगा, करने दो, ईरान में कुछ करेगा, करने दो, ये तो यार हमारे घर में घुस गया, हमारा माल ले रहा है। तो यूरोप मानता है कि भाई ये काफी बड़ा बिट्रेयल है। उनके हिसाब से ट्रंप आपके उस दोस्त के जैसा है कि जब आपका कल एग्जाम होता है तो आप अपने दोस्त को बोलते हो कि यार मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, मैं तो लगता है फेल होने वाला हूं। तो आपका दोस्त भी आपको कहता है कि हाँ यार सही बात है, मैंने भी कुछ पढ़ाई नहीं किया, मैं भी फेल होने वाला हूं। तो आपको कम से कम इस बात की खुशी होती है कि दोनों साथ में फेल होंगे भाई भाई। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो आप तो फेल हो गए, लेकिन आपके उस दोस्त को 98% मार्क्स हैं। फिर आप भी सोचते हो अमेरिका के दूसरे पार्टनर्स बड़े नाराज हैं और इसलिए आपको अमेरिका के पार्टनर से ऐसे ऑनेस्ट स्पीचेस सुनने को मिल रहे हैं। For decades, countries like Canada prospered under what we call the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful. And American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. तो EU जो है अब दो कंपीटिंग पावर्स के बीच में फंस गया है, अमेरिका और चाइना। अब देखिए क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही स्ट्रांग रहा है, यूएसए की इकोनॉमी हमेशा से उसका सबसे इंपॉर्टेंट वेपन रही है, जिसमें डॉलर का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंडर डॉलर को वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बना दिया गया था। उस समय डॉलर डायरेक्टली गोल्ड से पेग था, $35 पर आउंस, और बाकी मेजर करेंसीज डॉलर से लिंक थी। इसका मतलब ये था कि इंटरनेशनल ट्रेड, सेंट्रल बैंक रिजर्व्स और ग्लोबल फाइनेंस का बेस डॉलर बन गया था। इसीलिए अमेरिका का डोमिनेंस डायरेक्टली उसकी इकोनॉमी की वजह से है और यूएसए की इस इकोनॉमी से कुछ बेनिफिट आप भी उठा सकते हैं। आज के टाइम में कुछ ऐसे एप्स आ गए हैं जो आपको इंडिया में बैठे बैठे यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देते हैं। उन्हीं में से एक ऐप आता है, केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप स्टॉक ट्रांजैक्शंस का में आ जाता है। अगर आप गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के प्लेटफॉर्म गारंटीड प्रॉफिट नहीं करवाया है। ईरान में भी ये तख्ता पलट करवाना चाहते हैं, जबकि ईरान जो है वो हमेशा इंडिया की तरफ रिलेटिवली फ्रेंडली रहा है। उसने कभी भी कश्मीर पे कुछ एक्शन नहीं लिया है, स्टेटमेंट वगैरह देते रहते हैं लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर ईरान में तख्ता पलट हो जाता है तो ईरान और इंडिया जो साथ में चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, क्या उस पोर्ट को भी रुकवा दिया जाएगा, जिस पोर्ट की मदद से इंडिया अपने गुड्स पाकिस्तान को बाईपास करके सीधा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इंडिया को तो प्रॉब्लम है ही, उसके साथ साथ ईयू को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ईयू ने क्या किया है पिछले 70 सालों में कि उन्होंने बेसिकली अपना पूरा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका को आउटसोर्स कर दिया है। अब अमेरिका से आई हर एक मिसाइल मैंडेटरी मंथली सब्सक्रिप्शन टू ट्रंप मोबाइल के साथ आती है। बेसिकली आप देखिए नेटो का बिल कौन भरता है, अगर आप देखें तो 1949 से 2017 के पीरियड में नेटो का लगभग 70% बजट अकेला अमेरिका देता था। आज भी नेटो का टोटल डिफेंस स्पेंडिंग का 2/3 हिस्सा अमेरिका की जेब से आता है। यूक्रेन वॉर के पहले ईयू अपने जीडीपी का सिर्फ 1.3% डिफेंस पर खर्चा करते थे, जबकि रूल था 2%। 2024 में यूक्रेन वॉर के बाद अब भी ये एवरेज 1.9% तक ही पहुंचा है, जबकि यूएस अपनी जीडीपी का 3.5% खर्च करता है डिफेंस पे। तो आप देखिए कि कितना डिपेंडेंट है यूरोप अमेरिका के ऊपर अपनी डिफेंस के लिए। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप ने अमेरिका से वेपन्स खरीदना 4 गुना बढ़ा दिया है। 2022 से 2024 के बीच में यूरोप ने जितना भी टोटल मिलिट्री सामान खरीदा है उसका आधा सीधा अमेरिका से आया है। मतलब यूरोप की सिक्योरिटी की चाबी पूरी तरीके से अमेरिका के जेब में है। पूरी तरीके से यूरोप अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके ऊपर से यूरोप के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के
कोई प्रॉपर ऑल्टरनेटिव्स नहीं है और वो अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 के ऊपर डिपेंडेंट है। यूरोप के ऊपर प्रॉपर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम्स नहीं है, वो भी अमेरिकन सिस्टम जैसे HIMARS, ATACMS मिसाइल्स के ऊपर या पेट्रियट मिसाइल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम्स भी यूरोप के पास नहीं है, वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे सैटेलाइट या स्पेस सिस्टम्स हो, उसके लिए भी यूरोपियंस अमेरिकन के ऊपर डिपेंडेंट है। जो यूरोपियन ऑल्टरनेटिव्स हैं वो है, लेकिन वो जो मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन है और रियल टाइम टारगेटिंग कैपेबिलिटीज है वो इन यूरोपियन ऑल्टरनेटिव्स के पास नहीं है। उसके ऊपर से नेटो का जो यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर है, उसका सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोपियन नहीं होता, हमेशा अमेरिकन होता है। मतलब कि कल को अगर रशिया ने एस्टोनिया पर या पोलैंड पर हमला कर दिया तो वॉर की कमांड यूरोप से नहीं आएगी, एक अमेरिकन जनरल अमेरिकन गवर्नमेंट से डिस्कस करके डिक्लेयर करेगा कि वॉर होगी कि नहीं, यूरोप रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं। तो बेसिकली यूरोप ने अमेरिकन डोमिनेंस अपने सोसाइटी पर, अपने डिफेंस पर एक्सेप्ट कर लिया ताकि यूरोप को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रीआर्मामेंट के कॉस्ट जो है वो अवॉइड करने पड़े। यूरोप ने डिफेंस के बजाय सोशल वेलफेयर पे स्पेंडिंग की, लेकिन उसके बदले में वो पूरी तरह से अपनी डिफेंस के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। लेकिन अब इस डिपेंडेंसी ने यूरोप की वाट लगा रखी है, क्योंकि ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर का बबल जिसमें यूरोप जी रहा था वो बर्स्ट हो गया है। अब ट्रम्प कह रहा है कि भैया हम तो ग्रीनलैंड ले लेंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ट्रम्प ने धमकी भी दी कि हम आपके ऊपर 15% का टैरिफ लगा देंगे और ये 50% तक जा सकता है अगर आपने ग्रीनलैंड हमको नहीं दिया तो यूरोप का डिल्यूजन जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। वैसे ही जैसे आपका डिल्यूजन जब होता है ना कि जब आप मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का एपिसोड देखते हो और देखते हो कि यार ये जो शेफ्स डिश बना रहे हैं ये तो मैं भी बना सकता हूँ, और फिर आप अपने किचन में जाते हैं और वही डिश बनाने की कोशिश करते हैं, तो मास्टर शेफ की डिश के बजाय आपका डिश सुअर का डायरिया लगता है। और यूरोप के साथ यही हुआ है, उनको वही सुअर का डायरिया अब अमेरिका खिला रहा है जो यूरोप और अमेरिका मिलके रूल्स बेस्ड ऑर्डर के नाम पे पूरी दुनिया को खिला रहे थे। दूसरी तरफ से जो उनका एक दूसरा बड़ा पार्टनर है चाइना, उससे भी उनको प्रॉब्लम है। यूरोप ने अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका को आउटसोर्स कर दिया है और अपना पूरा सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना को आउटसोर्स कर दिया है। अगर ताइवान या ट्रेड वॉर को लेकर मामला गर्म हुआ और चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स या APIs रोक दिए तो यूरोप तो पूरा ठप बैठ जाएगा। तो इसको कहते हैं वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस। जो जिस रस्सी से आप चाइना से या अमेरिका से जुड़े हुए हो वही रस्सी आपका गला घोटने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो ये पूरी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मैं EU और इंडिया की ट्रेड डील की इंपॉर्टेंस समझा सकूं। इंडिया और EU दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों को दूसरा ऑप्शन चाहिए। यहां पर आता है इंडिया EU FTA, और इंडिया ने ये जेन्युइनली मास्टर स्ट्रोक खेला है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। US अनप्रेडिक्टेबल रहा है, चाइना तो सीधा दुश्मन ही है, इसलिए इंडिया ने बीच का रास्ता निकाला और EU की 18 ट्रिलियन की स्टेबल मार्केट में अपना एंकर डाला है। और इस ट्रेड डील का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। अभी तक देखिए EU में इंडियन कपड़ों पर 12 to 16% टैरिफ लगता था, इस डील के बाद 0, यानी एक्सपोर्टर्स को 40 से 60% ग्रोथ का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट मानती है कि इससे इमीडिएटली 7 से 10 बिलियन का एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट बिजनेस मिलने वाला है भारत को। और ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि हमारा सीधा कंपटीशन बांग्लादेश और वियतनाम से था। बांग्लादेश जैसे जो देश हैं उन पर 0 टैरिफ हुआ करता था, और अब FTA साइन होने के बाद इंडिया के पास भी 0% टैरिफ। तो ऑब्वियसली ये बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए बहुत बुरी न्यूज है। बांग्लादेश ने एक समय पर क्लेम किया था कि ट्रंप ने जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए हैं उससे इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो सारी जाकर बांग्लादेश चली जाएंगी, और बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल मार्केट पे पूरी दुनिया पे राज करेगा। आज क्या हालत हुई है? बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने अनाउंसमेंट की है कि वो इंडेफिनिटली सारे टेक्सटाइल मिल्स को क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से अनकंपेटिटिव हो गई है। ये साले सुपर पावर बनना चाहते थे, और अब इनको जीने के लिए आसिम मुनीर की तरह ट्रंप के सामने ओवल ऑफिस में मुजरा करना पड़ेगा कि थोड़े सिक्के ट्रंप हमारी तरफ भी फेंक दे। आम जनता के लिए भी अच्छी न्यूज है, अब जर्मन कार्स, फ्रेंच चीज, इटालियन फैशन, इन सब चीजों के ऊपर आपको इनसेन प्राइसेस नहीं देने पड़ेंगे, रिलेटिवली सेंसिबल प्राइसेस हो जाएंगे इनकी आम जनता के लिए। Now we see before our eyes a potential to grow from 7 billion to at least 30, 35, 40 billion very quickly. In fact, इस डील से अमेरिकन्स भी बहुत इम्प्रेस्ड हैं। I've looked at some of the details of the deal so far. I think India comes out on top on this, frankly. They get more market access into Europe. It sounds like they have some additional immigration rights. I don't know for sure, but President von der Leyen of the EU is talking about mobility for Indian workers into Europe. So I think on net, India is going to have a heyday with this. They have low-cost labor. And it looks like the EU is doubling down on globalization when we're trying to fix some of the problems of globalization here in the US. और जैसे ओके फाइन, अच्छा उन्होंने ये बता दिया है कि किस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकॉनमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी
ये जो यूरोपियन यूनियन की और बांग्लादेश इंडिया की आपस में फ्री ट्रेड मदर ऑफ ऑल डील, इसलिए तो नाम दिया गया इसको, मदर ऑफ ऑल डील्स। एफटीए का भी बिल्कुल मोस्टली ये बता रहे हैं नरेंद्र मोदी की, इसको लोग इसका भी नाम दे रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील। उनको कह रहे हैं कि ये एक हिस्टोरिकल डील साइन हुई है, इसको मदर ऑफ ऑल डील्स इस वजह से कहा जाता है। और वाकई ही जिस तरह उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश की जो गारमेंट्स है वो टेक्सटाइल के ऊपर टेक्सटाइल ठप हो जानी है। हाँ। पहले उनको ये था कि देखें, पहले उनको जब भारत पे टैरिफ लगा था तब उनको ये था कि बांग्लादेश पे कोई टैरिफ नहीं है, तो बांग्लादेश और मजबूत इंडिया हो की जाए, सारी कंपनियां जो लोग हैं वो बांग्लादेश आ जाएंगे, बांग्लादेश की टेक्सटाइल और ऊपर चली जाएगी और मजबूत हो जाएगी, जीडीपी भी और मजबूत हो जाएगी, टेक्सटाइल ऊपर चले जाएंगी। लेकिन ये तुमको पता ही नहीं था कि भारत अंदर से गेम क्या खेल रहा है। वो तो आप देखें कि यूने यूरोपियन यूनियन ने अपना सारा जो काम दिखाया है, यूरोप ने काम दिखाया है ना, क्योंकि यूरोप को समझ आ गई है कि जो आप ये देखिए कि 70 साल से यूरोप अमेरिका के पीछे लगा हुआ है, अपनी हर चीज अमेरिका को दे दी, लेकिन अब हर चीज पे डिपेंडेंट है वो अमेरिका पे। हाँ। अपनी उनकी फोर्स तक उनका जो भी सिस्टम है सारा कुछ जो है अब ना जिस अमेरिका पे तरह डिपेंडेंट यूरोप है। को अमेरिका चला रहा है उसी तरह चल रहा है। बिल्कुल। इसीलिए अब दोनों को चाहिए था, इंडिया को भी और यूरोप को चाहिए था कि हम अपना कोई अलग रास्ता तलाश करें। वो यही रास्ता तलाश खुद मिलके अब आप देखिए पूरी दुनिया की ट्रेड का 25% इनके आपस में होना है। मुझे लगता है कि देखें कि अब जो है जब 0% वो मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया ना, तो जब टैक्स होगा ही नहीं किसी चीज के ऊपर, तो भारत के टैक्स भी नहीं होगा और उनकी चीजों पे भी भारत इधर से चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है और वो इधर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फ्री ट्रेड होगी। उन्होंने कहा तो है कि ये जो इंडियन पीपल है, इंडियन लोग हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। बिल्कुल। कि इनको बाइक, जर्मन स्टाइल फूड, चॉकलेट, गाड़ियाँ ये अब इंडिया में आम मिलेंगी, नो टैक्स। जितनी प्राइस यूरोप में होगी उतनी प्राइस ही इंडिया में आगे इंडिया में ही आपको मिलेगी। मतलब हर चीज की फैसिलिटी जो है ना वो इंडियन अच्छा असर तो पड़ेगा, पाकिस्तान इंडिया दोनों पे असर पड़ेगा, बांग्लादेश पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पे फर्क पड़ेगा, इंडिया का असर पड़ना है। ये जो ट्रेड हुई है बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिग असर पड़ेगा और जो सबको नजर आ रहा है। बिल्कुल। बाकी आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।